तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम तक हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड विद कंपैरिजन टेस्ट। आज जो अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, दो टेस्ट के प्रूफ आज हम करेंगे। वन इज एबल्स टेस्ट, अदर इज डिरिक्लेस टेस्ट। और ये टेस्ट यूज होते हैं टू चेक द कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी ओनली। तो ध्यान रखना कि अब हम सिर्फ कौन से इंटीग्रल डिस्कस करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है। दूसरी बात, जो ये टेस्ट है ये यूज होते हैं अगर हमारे इंटीग्रेंट का साइन हमें ना पता हो। द साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, उन केसेस में हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोनों ही। सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रूफ। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एबल्स टेस्ट। दो कंडीशंस होती हैं एबल्स टेस्ट की। पहली कंडीशन देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी f dx इज कन्वर्जेंट। एक फंक्शन f है जिसके इंटीग्रल a से इंफिनिटी में क्या है, कन्वर्जेंट। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल a टू इंफिनिटी। a से इंफिनिटी तक g फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। और दूसरी बात, इट शुड बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मीनिंग, the function can be either monotonically increasing or the function can be monotonically decreasing. अगर ऐसा होता है, ये दोनों बातें पूरी होंगी, then integral a to infinity f g dx is convergent at infinity. तो इन दोनों फंक्शंस की जो प्रोडक्ट की इंटीग्रल होगी दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है। तो कंडीशंस आ गई समझ में। पहली कंडीशन, f का इंटीग्रल a से इंफिनिटी में कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, g शुड बी ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन ऑन एंटायर इंटरवल a टू इंफिनिटी। ठीक है। अब ये देखो कि g फंक्शन, हम स्टार्ट कैसे करेंगे प्रूफ को, कि g फंक्शन क्योंकि बाउंडेड और मोनोटोनिक है ऑन a टू इंफिनिटी, तो a से लेकर अगर t तक लूँ, t कोई भी एक नंबर है, रैंडम नंबर विच इज लेस देन इंफिनिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो t मान लो कोई भी नंबर है, तो a से t तक में भी फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड और मोनोटोनिक। और हमने रीमान इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक होता है देन दैट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। तो g फंक्शन क्योंकि बाउंडेड और मोनोटोनिक है a से t के अंदर, therefore on this interval this function is integrable। ठीक है। अब आ जाओ f पे। f का इंटीग्रल तो मुझे a से इंफिनिटी में कन्वर्जेंट दिया गया है, तो a से इंफिनिटी तक अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है तो क्लियरली a से t तक भी फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो मेरे पास अब दो फंक्शंस हैं f और g। f फंक्शन भी a से t तक इंटीग्रेबल है, g फंक्शन भी a से t तक क्या है, इंटीग्रेबल। और अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं तो वहां पर हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका प्रूफ हमने पिछले चैप्टर में स्किप किया है, बट यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आपने इसकी याद रख लेना है कि अगर दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो ऑन अ फाइनाइट इंटरवल, then by second मीन वैल्यू थ्योरम what will have, इंटीग्रल एफ जी डी एक्स फ्रॉम t1 टू t2 किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू ऑफ g एट t1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम t1 टू xi प्लस g टाइम्स t2, g फंक्शन की वैल्यू t2 पर, इंटू इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम xi टू t2 वेयर t1 एंड t2 क्या कंडीशन है, a स्ट्रिक्टली लेस देन t1, यानी t1 a से बड़ा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू xi, लेस देन इक्वल टू t2। तो ये वाला जो स्टेप लिखा है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का, इसको आपने याद कर लेना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ जी फ्रॉम t1 टू t2 इज इक्वल टू g टाइम्स t1 इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम t1 टू xi प्लस g टाइम्स t2 into integral of f from xi to t2 where t1 is strictly greater than a, less than equal to xi, less than equal to t2। ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का क्या ले लेंगे, मॉड। और अगर मैं मॉड की प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड पर लगाऊं तो a मॉड प्लस b मॉड
is less than equal to a mod in plus a mod of a plus mod of b. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है mod of a plus b is less than equal to mod a plus mod b. तो यही चीज हमने यहाँ यूज की कि जब हम mod लेंगे दोनों साइड का तो राइट हैंड साइड पर mod की प्रॉपर्टी यूज करने की वजह से क्या आ गया साइन लेस देन इक्वल टू का. इट इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ दिस टर्म प्लस mod ऑफ सेकेंड टर्म. फिर देखो इस टर्म में दो टर्म्स की प्रोडक्ट है एंड वी नो दैट mod ऑफ ए बी इज इक्वल टू mod a इंटू mod b. तो दोनों टर्म्स की mod को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली ये अप्लाई करके मेरे पास क्या बन गया एफ जी डी एक्स की इंटीग्रेशन t1 से t2 and mod of this integration is less than equal to mod of gt t1 plus mod of integral t1 to xi f dx plus mod of g t2 into mod of integral of f from xi to t2. ठीक है, अब हम यूज करना शुरू करते हैं फर्दर. फिर से जो कंडीशंस हमें गिवन है, पहली कंडीशन है कि g एक बाउंडेड फंक्शन है. बाउंडेड होने की वजह से there exists a positive real number k such that mod of gx is less than or equal to k for every x belonging to the interval a infinity. बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड मीन्स बाउंडेड above as well as below, और जब हम मॉड में लिखते हैं तो दोनों साइड की बाउंडेडनेस आ जाती है. ठीक है, मॉड ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू के है जब भी x क्या है a से बड़ा है इन्फिनिटी से छोटा. तो देखो हमारा t1 भी a से बड़ा है और t2 भी a से बड़ा है. इसका मतलब क्या हो गया कि t1 और t2 पर भी हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कब अप्लाई होती है जब x a से बड़ा हो. ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास फिर g of t1 mod is less than equal to k, g of t2 mod भी क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू k. तो ये टर्म भी k से छोटी हो गई और ये टर्म भी k से छोटी हो गई. ठीक है, अब आगे देखो दूसरी कंडीशन मुझे ये गिवन थी कि a से इन्फिनिटी तक f के इंटीग्रल क्या है कन्वर्जेंट. और अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो हमने पिछले पिछले लेक्चर में कॉशीज टेस्ट किया था, रिकॉल करो, नहीं तो आप पिछली वीडियोस या लेक्चर्स में देख लेना. कॉशीज टेस्ट में हम क्या कहते हैं, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है so for a given m positive there exists a positive number t naught such that mod of integral of f from t1 to t2 is strictly less than m whenever t1 and t2 are greater than t naught. वो रिजल्ट से हमने थोड़ा सा बस यहाँ चेंज किया, यहाँ हम m के बजाय क्या लिख रहे हैं m/2k. ठीक आ गई ये बात. ये कौन सा रिजल्ट है, हमारा कॉशियस टेस्ट. फाइन. अब यहाँ देखो जो इंटीग्रल्स ऊपर मेरे पास कंडीशन में बने थे, एक था t1 से xi और दूसरा था xi से t2. तो अगर ये नंबर्स t1 xi और t2 t नॉट से, जो यहाँ पर मुझे t नॉट मिला है, जो यहाँ पर हमें t नॉट मिला हुआ है, अगर ये उससे बड़े हो जाएं तो ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे t1 और t2 चूज कर लेंगे विच आर ग्रेटर देन t नॉट. और xi तो क्योंकि t1 और t2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो अगर t1 भी बड़ा है t नॉट से, t2 भी बड़ा है t नॉट से, तो ऑब्वियस है उनके बीच का हर नंबर t नॉट से बड़ा होगा. ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम t1 और t2 t नॉट से बड़े ले ले तो t1 और xi t नॉट से बड़े हैं. इस रिजल्ट को अगर मैं अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा t1 to xi f dx mod will be less than m/2k. और बिल्कुल इसी तरह से xi से t2 f dx का mod भी लेस देन होगा m/2k प्रोवाइडेड t1 एंड t2 आर ग्रेटर देन t नॉट. ये स्टेप्स आपको देखो याद रखने हैं. यहाँ पर तो ठीक है फंक्शन बाउंडेड है so we take it less than equal to k, बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं इसको लेस देन m/2k. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर हमने m/2k क्यों लिया है. देखो अब अगर हम फर्स्ट इन इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, फर्स्ट को, सेकंड को और फोर्थ को, इन तीन को कंबाइन करें तो क्या आएगा देखो, सी हियर
ये टर्म है लेस देन इक्वल टू के, ये है स्ट्रिक्टली लेस देन m बाई 2k, फिर ये टर्म है लेस देन इक्वल टू के और ये है स्ट्रिक्टली लेस देन m बाई 2k। तो क्योंकि स्ट्रिक्ट है बीच में तो यहाँ अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल राइट इन द एंड, दैट इंटीग्रल t1 से t2 f g dx mod is strictly less than k, gt1 mod था लेस देन k, इंटीग्रल था लेस देन m बाई 2k, प्लस आया फिर से gt2 का मॉड विच वाज लेस देन इक्वल टू k, और इंटीग्रल था स्ट्रिक्टली लेस देन m बाई 2k। और यहाँ हमें क्या लिखना नहीं भूलना है, वेयर t1 एंड t2 आर ग्रेटर देन t0। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हम फिर से कॉशीज टेस्ट ही लगाना चाहते हैं। कॉशी टेस्ट था फॉर इंटीग्रेंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड सेकेंडली जो कॉशीज टेस्ट है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो बोथ वे अप्लाई होता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई द इंटीग्रल विल कन्वर्ज, और अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। तो हम यहाँ कॉशियस टेस्ट की कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। देख रहे हो क्या करा है हमने, वी हैव कैलकुलेटेड इंटीग्रल t1 टू t2 एफ जी डी एक्स मॉड, और अगर ये इंटीग्रल लेस देन m हो जाए फॉर t1 t2 ग्रेटर देन सम t0, तो हमारा कॉशियस टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन हियर एज m बाई 2k। क्यों लिया, मेरे पास दो टर्म्स का सम था, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन किससे छोटी होनी चाहिए थी, m बाई 2 से, ताकि सम किससे छोटा हो जाता, m से। ठीक है, तो ये टर्म g का फंक्शन k से छोटा था, तो इसीलिए जो इंटीग्रल है उसको हमने किससे छोटा बनाया, m बाई 2k से, ताकि k से k कट के मेरे पास क्या बचे, m बाई 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस वजह से जब हमने f पर अप्लाई किया इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को, तो वहाँ हमने लेस देन m के बजाय क्या ले लिया था, लेस देन m बाई 2k ले लिया। ठीक, तो सम किससे छोटा हो गया, m से, whenever t1 and t2 are greater than t0। तो कॉशियस टेस्ट बन गया फिर से कि एफ जी फंक्शन की इंटीग्रेशन t1 से t2 mod of this integral is less than m whenever t1 and t2 are greater than t0। तो कॉशियस टेस्ट फिर मुझे क्या बताता है कि दिस इंटीग्रल a टू इंफिनिटी एफ डी टी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है, 2-3 बार पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, सेकेंड टेस्ट बिल्कुल सिमिलर सा ही है, डिरिक्लेस टेस्ट। डिरिक्लेस टेस्ट में भी मेरे पास दो कंडीशंस ही होती हैं। इसमें पहली कंडीशन ये है कि f फंक्शन की इंटीग्रेशन a से t में क्या होनी चाहिए, बाउंडेड फॉर एवरी t ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसमें f फंक्शन की इंटीग्रेशन a से t तक बाउंडेड होनी चाहिए, g फंक्शन होना चाहिए बाउंडेड, मोनोटोनिक फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू a, and tending to zero as x goes to infinity। यानी g की लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करूं as x goes to infinity, तो वो लिमिट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो इन ए वे लिमिट जीरो की तरफ जाना ये भी इंडिकेट करता है कि जो मेरा फंक्शन है दैट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन जनरल। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हों, f के इंटीग्रल से t में बाउंडेड हो, g फंक्शन बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो, एंड गोज टू जीरो एज x गोज टू इंफिनिटी, अगर ये दो बातें पूरी होती हैं, देन इंटीग्रल ऑफ एफ जी फ्रॉम a टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। तो इसमें भी करना वही है, मुझे अल्टीमेटली एफ जी फंक्शन के लिए कॉशियस टेस्ट वाली लिमिट फॉर्म करनी है। सो लेट अस डू दैट। स्टार्टिंग एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने ऊपर वाली थ्योरम यानी एबल्स थ्योरम में की थी। देखो, f फंक्शन मुझे a से t में इंटीग्रेबल दिया गया है, तभी तो वो बाउंडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a से t में f फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। g फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक है a से इंफिनिटी में, a से इंफिनिटी में बाउंडेड और मोनोटोनिक है, तो a से t में भी बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा। तो g फंक्शन a से t में
क्योंकि बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो इंटीग्रेबल हो गया एज डिस्कस्ड अबव रीमान इंटीग्रेशन के रिजल्ट से। तो एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों इंटीग्रेबल हो गए, तो इस पर आप क्या अप्लाई कर दोगे, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेम, बिल्कुल सेम मैनर में आपने ये सारा रिजल्ट यहाँ तक लिख लेना है जैसे कि हमने ऊपर डिरिक्लेस टेस्ट में लिया था। पहले सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, देन वी टुक मॉड ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या यूज करेंगे। पहले वहां हमने यूज किया था जी की बाउंडेडनेस को, यहाँ जी की बाउंडेडनेस को नहीं, एफ के इंटीग्रल की बाउंडेडनेस को हम पहले यूज करेंगे। तो डिरिक्लेस के स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे इसमें कि एफ का इंटीग्रल ए से टी में क्या है, बाउंडेड है फॉर एवरी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। सो लेट अस डू दैट। क्योंकि ये इंटीग्रल बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट इंटीग्रल ए से टी एफ डी एक्स का मॉड इट इज लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो हो गया गिवन के अकॉर्डिंग। अब जो इंटीग्रल ऊपर मेरे पास कंडीशन में बने थे उसमें एक में लिमिट्स है t1 से xi और दूसरे में लिमिट्स है xi से t2। तो अब इसको कैसे लिखें, देखो t1 से xi है, इसको क्या लिख लिया, t1 से a प्लस a से xi। ठीक है, अलग कर दिया दोनों को। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट a बनाने के लिए साइन माइनस का कर दिया, तो ये हो गया a से t1 विद अ नेगेटिव साइन एफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखो कि a माइनस बी मॉड एक तरह से नेगेटिव है, बट a माइनस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। माइनस का मॉड तो प्लस ही हो जाएगा, तो दोनों में बीच में आ गया हमारा प्लस का साइन। अब a से लेकर कोई भी इंटीग्रल स्टार्ट करेगा f का, उसका मॉड हमेशा किससे छोटा होगा, k से। अब ये इंटीग्रल भी a से शुरू हो रहा है, इसलिए इस इंटीग्रल का मॉड भी लेस देन इक्वल टू k आ गया। सेकेंड वाला इंटीग्रल भी अब a से ही शुरू हो रहा है, तो इसका मॉड भी आ गया लेस देन इक्वल टू k। तो k प्लस k क्या हो गया, 2k। यानी ये वाली टर्म जो अब है दिस इज लेस देन 2k फॉर एवरी t1 एंड xi ग्रेटर देन a। बिल्कुल इसी तरह से xi से t2 f dx का जो मॉड है वो भी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2k। तो अब आप देख सकते हो कि इस कंडीशन की मेरे पास दो टर्म्स तो कैलकुलेट हो गई, ये टर्म 2k से छोटी, ये टर्म भी 2k से छोटी, और मुझे कॉशीस टेस्ट के लिए इसको बनाना है लेस देन m। तो ये m बाई 2 से छोटा चाहिए, ये भी m बाई 2 से छोटा चाहिए। ये लेस देन 2k है, तो ये वाली टर्म किससे छोटी हो, m बाय 4k से, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन छोटी हो m बाय 2 से। सिमिलरली ये वाली टर्म भी मुझे किससे छोटी बनानी है, m बाय 4k से। वो कैसे बनाएंगे, देखो वी हैव बीन गिवन के g 0 को टेंड करता है जब x इंफिनिटी को अप्रोच करे। तो बस यहाँ लिमिट की डेफिनेशन लगा दो। लिमिट की डेफिनेशन से क्या आता है, गिवन m पॉजिटिव। ज़्यादातर जब हम लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं तो एप्सिलॉन लिखते हैं, बट चलो यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या लिख लेंगे, m। Given m positive, there exists a number t naught such that gx minus 0 mod is less than, किससे छोटा बनाना था, m by 4k for every x greater than equal to t naught। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि gx का मॉड m by 4k से छोटा होगा provided x is greater than t naught। तो अगर मैं T1 और T2 को T0 से बड़ा ले लूं तो फिर ये रिजल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वही हम कर लेते हैं। बट वी से कि फॉर T1 एंड T2 ग्रेटर देन T0 GT1 mod is less than m by 4k and GT2 mod is also less than m by 4k। बस अब सभी रिजल्ट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ जी डी एक्स की इंटीग्रेशन T1 से T2 का मॉड इट इज लेस देन, G का मॉड था लेस देन m बाय 4k, लेकिन कब, जब T1 बड़ा हो T0 से, और इंटीग्रल था लेस देन 2k। इसी तरह GT2 मॉड छोटा है m बाय 4k से और इंटीग्रल था लेस देन और इक्वल टू 2k।
और क्योंकि एक बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आई तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट ही डालेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई गेट, दिस इज लेस देन m by 2, दिस इज ऑल्सो लेस देन m by 2, तो देयर सम इज लेस देन m। लग गया Cauchy's test। और with the help of Cauchy's test we conclude that integral of fg from a to infinity is convergent, ठीक है। तो इसके साथ दोनों टेस्ट के प्रूफ हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दैट वी शैल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पर आप थ्योरम्स के प्रूफ को लिखो अपने पास, और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम